So our next topic is impact. And what is the impact? Let's understand. बेटे इम्पल्स और इम्पैक्ट दीज टू टॉपिक्स आर सेम. ठीक है, इम्पल्स बोल दो चाहे इसको इम्पैक्ट बोल दो, बोथ आर सेम. एंड व्हाट इज द इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है बेटे? इम्पल्स होता है लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो जो उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसको बोलते हैं हम इम्पल्स. फॉर एग्जांपल कि लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो रोड एक्सीडेंट होते हैं बेटे, आपने देखा होगा लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो एक्चुअल में क्या होता है, पीछे से कोई कार आई तो वो किसी बाइक वाले को हिट करती है ना, तो वो जब हिट किया, तो जब उसको हिट करते हैं तो लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़्यादा देर तक नहीं, एक ही झटका लगता है और झटके से एक्सीडेंट हो जाता है बेटे. तो वो लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स. तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज कॉल्ड द चेंज इनटू मोमेंटम. तो इसको हम बोल देते हैं लार्ज फोर्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स. इसको और भी कह सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम. एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट. तो इम्पल्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स इज अप्लाइड. ओके, सो इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एफ ए टी. ठीक है, ये क्या है? एफ और डी टी क्या है? इट इज द प्रोडक्ट. ओके, एंड दिस प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इम्पल्स को, और कैसे लिख सकते हैं? आई फॉर इम्पल्स. ठीक है, कैपिटल आई एंड कैपिटल आई. फ्रॉम दिस वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज, क्योंकि फोर्स लगती है, सो ये कैसा आएगा? वेक्टर क्वांटिटी है बेटे. ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में इसको अक्सर पूछ लेते हैं. क्वेश्चन होगा व्हाट इज इम्पल्स एंड प्रूव दैट इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इनटू मोमेंटम. तो ठीक है, इम्पल्स से मोमेंटम कैसे चेंज होगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड. अब हमें पता है बेटे, देखिए कोई कार है, ठीक है, कोई पीछे से कार आई, उसने आगे वाली कार है, ठीक है, आगे कार जा रही है, कार का एक मास है, एक वेलोसिटी है, उसका कोई ना कोई मोमेंटम है. उस मोमेंटम को हमको नाम दे दिया मोमेंटम p1. जैसे ही कोई पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को हिट किया, तो उसने उसके क्या लगाया? फोर्स. जब फोर्स लगाएगी तो वो फोर्स ने इस बॉडी का मोमेंटम क्या करेगी? चेंज. पहले स्पीड कम थी, बाद में जैसे पीछे से टक्कर लगाई, उसकी स्पीड और बढ़ गई. तो जैसे स्पीड और बढ़ गई तो उसके बॉडी का मोमेंटम क्या हो गया? चेंज. तो पहले वाले को मोमेंटम नाम दिया p1, और जो फोर्स लगने के बाद उसका मोमेंटम चेंज हो गया, उसका नाम दे दिया p2. तो चेंजेस कितना आया? हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल मोमेंटम क्या था? p2 माइनस इनिशियल मोमेंटम p1. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता था? इम्पल्स पे. तो इम्पल्स क्या होती थी? एक फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. So let's prove the impulse formula. Okay, impulse का formula क्या था बेटे? I is equal to P2 minus P1. Okay, now we will prove it. So let's start. आपको आ जाएगा I is equal to P2 minus P1. So we will prove this one impulse expression by using the Newton's second law. And Newton का second law क्या था? So we will start. Let F be the force and dP is the small change in momentum for short period of time, that is dt. Then according to the Newton's second law, न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहता था बेटे? F is equal to dp upon dt. तो टाइम को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड दिस टाइम. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम को हम क्या कहते थे? क्या कहते थे इसको? इम्पल्स. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास इम्पल्स. दिस इम्पल्स इज इक्वल टू किसके है? dp. dp क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. इसको dp बोल दो चाहे डेल्टा p बोल दो. तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो हम स्टार्ट करेंगे. लेट द इंपैक्ट इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जो इंपैक्ट हुआ वो कितना था? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक कार आगे थी, एक कार पीछे, पीछे वाले ने आगे को हिट किया, और पहला मोमेंटम था उसका p1. जब हिट किया, हिट करने के बाद उसका मोमेंटम कितना चेंजेस हो गया? इंक्रीज हो गया. दैट इज व्हाई इसका मोमेंटम बन गया p2. तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? पहले था p1, p1 से चेंज होके बन गया p2. ओके, सो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे. तो पहले इंटीग्रेट इसको किया, कहां से? फॉर टाइम 0 टू t. पहले फॉर कितने टाइम के लिए? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो 0 टू t टाइम तक फोर्स लगा, और इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ? p1 से p2. सो p1 से p2 का इंटीग्रेट कर देंगे. तो बेटे dp का इंटीग्रेशन वैल्यू कितना आएगा? हमें पता ना इंटीग्रेशन ऑफ dx का आता था x, तो dp का कितना आएगा? p.
तो ये वैल्यू बन गया P2। सबसे पहले P में पुट करेंगे P2 फिर माइनस P1, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद बेटे इफ F क्या होगा, एवरेज फोर्स इज द एवरेज फोर्स फॉर द इम्पैक्ट दैट, तो उसके ऊपर एवरेज फोर्स कितनी लगी, अगर हम एवरेज फोर्स को FA भी बोल देंगे, देन इम्पैक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FA into dt, ठीक है, which is equal to change into momentum which is P2 minus P1। तो हमारे पास I का वैल्यू कितना आ गया बेटे, P2 minus P1। दिस इज द proof and the mathematical expression for impulse force, ठीक है बेटे। so this is the impulse। ऐसा यूनिट ऑफ impulse कैसे आएंगे, ऐसा यूनिट उतने ही आएंगे is equal to momentum, तो जो momentum के यूनिट्स होंगे उतने ही यूनिट किसके होंगे, impulse के, that is किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड, ठीक है बेटे। so this is the impulse। तो हम नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे, हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ impulse। तो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ impulse स्टडी करेंगे बेटे। याद रखिए एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स में हमारे पास है क्या, इम्पल्स में हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज इक्वल टू द चेंज इनटू मोमेंटम। इसमें क्या हो रहा है, असल में ये है वैल्यू I इज इक्वल टू डेल्टा P चेंज इनटू मोमेंटम। तो मोमेंटम चेंज कब होता था, जब उस पे क्या लगती थी, फोर्स लगती थी ना। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज कर सकता हूं, देखिए I है तो कैन आई राइट दिस वन एक्सप्रेशन लाइक दिस वन, I इज इक्वल टू डेल्टा P। I इज इक्वल टू किसके था, F dt पे, तो हम लिख सकते हैं F dt इज इक्वल टू डेल्टा P। तो टाइम को हम नीचे लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास dp अपॉन डेल्टा t, और इसको कर लो F इज इक्वल टू dp और dt। तो ये इम्पल्स को मैं इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। तो अब अगर हमें बोला जाए कि व्हाट आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इम्पल्स, नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इम्पल्स। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या स्टडी करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट में सारी के सारी वही एप्लीकेशन स्टडी करेंगे जो हमने एप्लीकेशन पार्ट स्टडी किया था न्यूटन सेकंड लॉज में। तो न्यूटन सेकंड लॉज की एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, दोनों की एप्लीकेशन क्या है, सेम। ये ऐसे ही सेम थी जैसे एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया और एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, दोनों क्या थी, सेम। ऐसे ही एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ आर सेम। अगेन वी विल स्टडी न्यूटन सेकंड लॉ या फिर इम्पल्स की एप्लीकेशंस। तो हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशन गिवन है बेटे। इसका एप्लीकेशन इन न्यूटन की सेकंड लॉ की जो एप्लीकेशंस होंगी वो सारी के सारी आप इम्पल्स की एप्लीकेशन में से करोगे, ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ की एप्लीकेशन आई थिंक बुक में कम दी है, बट इम्पल्स की ज्यादा काफी दी है, ठीक है। 5 एप्लीकेशन गिवन है, तो वो एप्लीकेशन पार्ट एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं हम, ठीक है। सो हम करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, while catching a ball a cricketer player lower his hand to save himself from getting hurt। तो वो अपने हैंड को लोअर क्यों करता है, टू टू लोअर टू सेव हिज हैंड फ्रॉम गेटिंग हर्ट, ताकि जैसे ही वो अपने हैंड को लोअर करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनल टू dt, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स उसके हाथों पे क्या होगा, कम होगा। सो ओके, सो दिस कांसेप्ट इज क्लियर। सेकंड एप्लीकेशन इज दैट कार, बसेस एंड ट्रक्स, बोगीज ऑफ द ट्रेन एक्सेट्रा प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग सिस्टम। तो इन सबको व्हीकल में स्प्रिंग सिस्टम लगे होते हैं जिसको हम बोलते थे शॉकर सिस्टम। तो शॉकर सिस्टम क्या करते हैं, सेव द जर्क, जर्क मतलब झटका। जैसे कोई फास्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है, आगे कोई टोया गड्ढा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, आगे दीवार आ जाए, या फिर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को फास्टली मूव करके उसको स्ट्राइक करे, हिट करे, तो क्या होगा, झटका लगेगा। और अगर वो झटका इतना ज्यादा होगा, जर्क इतना फास्ट होगा, अगर उसको सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक एब्जॉर्बर करते हैं ना फोर्स को, सारी फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा एब्जॉर्ब करने में तो इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा, तो उसकी इंजरीज कम होगी। थर्ड एप्लीकेशन है bogies of the train are provided with the buffers to avoid severe jerk during shunting of train। तो हमें देखा होगा कि ट्रेन में 2 बोगीज होती हैं बेटे, ठीक
बफर्स लगे होते हैं दो ट्रेन में, आपने देखा होगा दो बोगीज में बफर्स लगे होते हैं। ये बफर्स क्या होते हैं? ये बफर्स लगे होते हैं, अगर ये बोगीज आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, इनमें क्या होती है, ऐसा लिक्विड फ्लूइड होता है, जैसे ही इसको टच करती है ना तो ये बाद में लार्ज फोर्स लगाते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी एक तरह टाइप का, इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे लगाएगी, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं और इनका डायरेक्ट इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा और इसका नहीं होगा। तो बफर्स एक्ट करते हैं एज ए स्प्रिंग, तो वो शॉक को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा और इफेक्टिव फोर्स कम होगी। एक और एप्लीकेशंस करेंगे, वो है चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्ट्रॉ और पेपर बिफोर पैकिंग। आपने देखा होगा चाइना वेयर्स, जो चाइना के ग्लास होते हैं, कप्स होते हैं, ठीक है, उनको हम साडस्ट में पैक करते हैं, जिसको हम समुद्र के जल बोल देते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो उसमें हम क्यों डालते हैं, ठीक है, प्लेट्स को भी उसमें डालते हैं, क्यों, ताकि वो अगर व्हीकल मूव करे तो उसके एज ए फोर्स ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाए और फोर्स उस पर कम लगे। तो इसमें भी सेम करेंगे, अगर हम कांच का सामान रखते हैं तो किसमें रखते हैं, किसी ऐसे सॉफ्ट मटेरियल में, ताकि उसके ऊपर अगर फोर्स लगे तो वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर ले और कांच टूटने से बच जाए। सो दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ, आपकी बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 299 के ऊपर एप्लीकेशन पार्ट गिवन है, किसकी, इम्पल्स की, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। Hello students, how are you today? So today we are going to study the pending topic of chapter force. Okay, so we have now topics that we will discuss today, that is Newton's third law of motions. पहले न्यूटन का third law of motion करेंगे, then after it's a application part of Newton's third law, and we also have Newton's second law is the real law of motion. This is also very important question, that is most of time it come in exams, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट, एंड द लास्ट टॉपिक दैट टुडे वी विल डू, दैट इज कंकरेंट फोर्स। तो बेटे ये थे आपके हाफ टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फोर्स। तो फोर्स को हमने दो वीडियोस में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका न्यूटन थर्ड लॉ से पहले वाले जितने पोर्शन थे फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ टू इनर्शिया, वो सारे टॉपिक किए थे। आप आज हम करेंगे ये सारे के सारे रेस्ट ऑफ टॉपिक, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू इट्स न्यूमेरिकल पार्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल। इट्स डेफिनेशन दैट to every action there is equal and opposite reaction, ठीक है, to every action there is equal and opposite reaction। तो कोई भी हम एक्शन करते हैं ना, जितना उतना ही रिएक्शन भी होता है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो we will do mathematical expression is that FAB is equal to minus FBA. F is the force applied by object A on B is equal to, negative means that negative direction, in opposite direction, force applied by B on A, मतलब हमारे पास we will do this one application part। consider a body A, consider a body A, this one is body A, stone, कोई पत्थर है, ठीक है, is placed on a table। तो ये जो टेबल है, टेबल को नाम दे दिया हमने B बॉडी और स्टोन को नाम दे दिया बॉडी A। अब स्टोन का जितना वेट होगा वो सारा का सारा वेट किस पे लगेगा, बॉडी B पे। So body A force applied on body B, and जितना वेट इसका होगा उतनी इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा B पे, और B उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, B फोर्स लगाएगा on A but in opposite direction। तो जो फोर्स A B पे लगाएगा उसको बोलेंगे हम वेट, एंड जो फोर्स B ने A पे लगाया but in opposite direction we call it is normal reaction, we call it is normal reaction, and both the force will apply equal and in opposite directions। So that we said force किसने लगाई पहले, A on B is equal to minus FB over A। तो B ने फोर्स लगाई A ने, तो दोनों ने equal and in opposite directions में फोर्स लगाई। Okay, so this is the mathematical expressions of Newton's third law of
motions. Now we will study. Consider a body A having a weight W placed on table B. It exerts a force to downward direction equal to its weight. जितना weight होगा उतनी ही force लगाएगा, ठीक है, on B. So according to Newton's third law, body B also applied equal force on body A. So R is the reaction force. R को हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स. और एक्शन किसने किया, एक्शन लगाया A ने B पे जो था वेट, ठीक है, एंड वेट इज इक्वल टू नेगेटिव रिएक्शन ऑफ दैट वन. सो वी कैन आल्सो कॉल इट इज दिस वन. वेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन फोर्स एंड वी कॉल इट R. क्या होता है, R को हम रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं. So this is W, this one. So force exerted by A on B, जो A ने B पे फोर्स लगाया उसे लिखेंगे FAB, और जो is equal to the force exerted by body B on A, but in opposite direction. अगर डायरेक्शन बेटे ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो उसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. तो फोर्स B on A को लिखेंगे B on A. So this mathematical expression represents the Newton third law of motions. ठीक है बेटे. अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. So let's we have next topic that is also very important. Newton's second law is called the real law of motion. Why we call the Newton's second law is the real law of motion? तो न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए थे, बट हम सेकंड लॉ को ही क्यों बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन? बिकॉज न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को हम ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ. दैट इज व्हाई वी कॉल इट इज रियल लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी है और सेकंड लॉ में थर्ड लॉ भी है. तो तीनों के दोनों जो लॉज थे, इसलिए हम सेकंड से ड्राइव कर सकते हैं. दैट इज व्हाई सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड. Newton's second law is called the real law of motion as Newton's first and third law can be obtained from second law of motions. So it is called real law of motions. तो first part clear हुआ. अब हम इसके proof करेंगे. We will now derive Newton first law from Newton second law. अब हम न्यूटन के second law से न्यूटन का first law derive करेंगे बेटे. So let's start. According to Newton's second law, if a force F is applied on an object of mass m and it is accelerated, then the relation is that. तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, F is equal to m, यही था हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ. अब अगर हम इस पे F का एक्सटर्नल फोर्स, if external force applied is 0, अगर हम इस लॉ पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 कर दें, अगर इस पे फोर्स कितनी हो 0, अगर फोर्स 0 हो जाएगी तो सारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितने बन जाएगा 0. Acceleration का value 0 बनेगा. It means that if force 0 then acceleration 0 means object is at rest. ठीक है. तो if no external force applied on object then object is remain at rest. यही था हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि if no force applied on object then object will remain at rest. Okay, this is called Newton first law of motion. तो यही था. It means that if no force applied on the object then it will remain at rest. तो acceleration 0 है, acceleration 0 स्पीड अप ही नहीं होगा, वो रेस्ट पे चला गया. This is the Newton first law of motion. तो ऐसे हम न्यूटन के सेकंड लॉ में से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ड्राइव ऐसे कर सकते हैं बेटे. अब हम पार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ. थर्ड लॉ को अब हम करेंगे ड्राइव. वो कैसे हम करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू बॉडीज ऑफ ए एंड बी. हमने एक सिस्टम ले लिया टू बॉडीज का, बॉडी ए एंड बॉडी बी, म्यूचुअली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो बॉडी ए है और बॉडी बी है, दोनों आपस में क्या हुई, इंटरेक्ट. ठीक है. अब क्या होगा, जब वो इंटरेक्ट होंगे तो बॉडी ए फोर्स लगाएगी बॉडी बी पे और बॉडी बी फोर्स लगाएगी बॉडी ए पे. So mutually interact with each other such that body A exert a force on body B. Body A ने force लगाई body B पे, कितनी, FAB, उसको नाम दे दिया FAB. And body B exert force on body A. ठीक है. A ने B पे लगाया
उसको नाम दे दिया फोर्स को एफ ए बी, और जो फोर्स बॉडी बी ने ए पे लगाया उसको नाम दे दिया एफ बी ए, एफ बी ए। लेट देयर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जो उनका अगर फोर्स लगेगी दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आएगा। फर्स्ट बॉडी का नाम दे दीजिए dp1/dt और सेकंड बॉडी का dp2/dt। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका भी बेटे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया, दोनों अगर आती हैं तो आपस में क्या होती हैं, इंटरेक्ट, फोर्स लगी, कोलिजन हो गया। अब इसने फोर्स इस पे लगाई तो ये है बी, एफ ने फोर्स लगाई ए बी पे और इसने भी फोर्स लगाई, बी ने फोर्स लगाई ए पे, तो दोनों का क्या चेंज होगा, मोमेंटम। उस मोमेंटम को नाम दे दिया हमने ए बी का नाम दे दिया dp1/dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड फोर्स थी एफ का, एफ बी ए इज इक्वल टू dp2/dt, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड। आफ्टर एडिंग दीस टू इक्वेशंस हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। यहाँ से dt dt सेम है तो हमने यहाँ पे मोमेंटम को कॉमन ले लिया, मोमेंटम ले लिया p1 प्लस p2। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज 0, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती देन व्हाट विल हैपन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो बेटे इसकी अगर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी तो then their momentum is 0, अगर ये सारा मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। हमने यहाँ पे देखा था ना मोमेंटम, तो मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, मोमेंटम का वैल्यू यहाँ से क्या था, p का वैल्यू क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है, mv। p क्या होता है बेटे, mv। तो इफ और p रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स पे। तो अगर नॉट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज 0 देन उसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। अगर ये सारा मोमेंटम 0 हो गया तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव है, उधर जाके कैसे बन जाएगी, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे। So now you have understand that is why we call the Newton's second law is the real law of motion. So let's start its application part of Newton's third law of motion. So let's start application part of Newton's third law of motion. Okay. So we know that we have different application of Newton's third law of motion. Let's start. First application is that object supported on a table. So we have already done this one during the part of explanation of Newton's third law of motion. ठीक है, इसमें था if we have a table and on the table we have placed an object A और object A ने force लगाएगा object B which is table। तो object A B पे कितनी force लगाएगा, जितना उसका weight होगा, और weight का direction किस तरफ होगा, vertically downward due to the gravity। तो weight होगा वो force लगाएगा downward, और वो बॉडी ए ने फोर्स किस पे लगाई, बॉडी बी पे। अब बॉडी बी कितनी फोर्स लगाएगी ए पे, जितनी उसने इस पे लगाई, जितना उसका वेट था। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, होगी उसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड। ओके, सो द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बी इन द डाउनवर्ड एंड फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन को हम बोल देते थे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स। ठीक है, so if this one both the force are equal and in opposite direction, जितना weight होगा उतना ही normal direction होगा, but दोनों का direction कैसा है, एक दूसरे के opposite होगा, तो W is equal to minus R। ठीक है, so F is applying force on B and object B applying force on A but in opposite direction। So this is Newton's third law of motion। Second application is part that in order to walk we press the ground in backward direction with our feet। तो in order to walk, अगर हमने मूव करना है तो हम ग्राउंड को करते हैं प्रेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस, एंड जितनी फोर्स हम ग्राउंड पे लगाएंगे उतनी ही फोर्स ग्राउंड ने हमारे फीट पे लगाएगी, so that we can move forward। okay, so this is also Newton's third law of motion, equal but in opposite direction force applied on each other। okay, अब सपोज करो कि आपने फोर्स लगाई, वहां पे कोई वो है, सैंड है या फिर कोई मड है,
तो अगर आपने या फिर आपका पैर स्लिप कर जाए तो आपका पैर स्लिप क्यों करेगा, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन लेस हो गए और उतनी फोर्स ग्राउंड ने आपके फीट पे नहीं लगाई, सो दैट यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स स्टडी थर्ड एप्लीकेशन पार्ट। इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और इन आइस। सैंड और आइस के ऊपर चलना डिफिकल्ट होता है, क्यों? अगर हम सैंड के ऊपर चलते हैं बेटे तो सैंड को हम फोर्स लगाते हैं और वो सारी फोर्स जो होती है वो हम नीचे की तरफ लगाएंगे और वो सैंड जो होगी वो प्रेस हो जाती है, और इक्वल फोर्स अप्लाइड बाय सैंड ऑन आवर फीट इज नॉट इक्वल। तो हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं बट जो सैंड ने हमारी फीट पे फोर्स लगानी है दैट इज नॉट इक्वल, तो हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता। दैट इज व्हाई वी फील डिफिकल्ट टू वॉक ऑन इट। ऑन द केस ऑफ आइस, आइस में क्या होता है बेटे, अगर हम चलते हैं तो चलते समय क्या होता है, आइस के ऊपर हमारा पाँव कर जाता है स्लिप, ठीक है, बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन वैल्यू इज वेरी लेस। तो सरफेस कैसा होता है, स्लिपरी। तो स्लिपरी सरफेस के कारण ग्राउंड जो होगी आइस ने इक्वल फोर्स नॉट अप्लाइंग ऑन आवर फीट, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू वॉक ऑन आइस। तो हम अक्सर वहां पे स्लिप कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो से क्या कौन सा मेथड होगा टू वॉक ऑन सैंड, तो सिंपली है ऑन द आइस वी थ्रो ए सैंड। अब बर्फ के ऊपर हम सैंड को गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी फ्रिक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है एंड सो दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन सैंड। ठीक है, तो सैंड के ऊपर सॉरी आइस के ऊपर हम क्या थ्रो करते हैं, सैंड, सो दैट वी कैन वॉक इफेक्टिवली। Fourth application is part that while swimming, swimmer pushes the water backward. अब देखिए स्विमिंग में क्या होता है, स्विमर pushes the water backward and the water pushes the swimmer to the forward directions। ठीक है, तो हम पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और वाटर हमारे ऊपर फोर्स लगाता है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू स्विम। तो इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स आल्सो ड्यूरिंग वाटर एंड स्विमर्स। Fifth one is flying of bird. तो bird is flying because he put his feather downward. तो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और उतनी ही फोर्स एयर उसके feathers पे लगाएंगे इन द upward directions। ठीक है, सो यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। लास्ट पार्ट, ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो हमें पता है कि हमारे पास होता है एक स्प्रिंग बैलेंस। ओके, and we have this one is spring balance. Whenever force applying on the this one object have a certain weight and this weight acting vertically downward, तो जितना उसमें स्प्रिंग लगेगा और उतने ही रिएक्शन फोर्स कौन शो करेगा, उसका स्प्रिंग, उतना स्प्रिंग होगा प्रेस। जितना प्रेस होगा उसके हिसाब से हम मेजरमेंट कर लेते हैं दैट हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग। ओके, उतनी ही फोर्स जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स स्प्रिंग किस पे लगाएगा, बॉडी पे, इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक और एग्जांपल होती है बेटे, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए होस ऑफ फायर ब्रिगेड्स ड्यूरिंग फायर ब्रिगेड्स। तो आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड्स के होते हैं ना लोग, तो वो अपनी जो होस होती है जिसमें वाटर का जेट ऑफ वाटर कम आउट फ्रॉम द पाइप, तो उस पाइप से जहां से पानी का जेट बाहर आता है तो वाटर थ्रो इजेक्ट आउट विद द फोर्स। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, फॉरवर्ड, तो पैप किस तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड। तो वो पैप पीछे की तरफ ना जाए इसलिए टू फायर ब्रिगेड्स वाले जो मैन्स होते हैं उसको होल्ड करते हैं टाइटली, सो दैट इज व्हाई here is also Newton third law is valid. So these all are the application part of Newton third law of motions. So